Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota, and I have been taking your BSc first year paper 1 animal biodiversity classes. In the last class, I taught you about the uh, external morphology, characters, classification, and nutrition of Scypha or Cycon. Cycon is its common name, or we can also say that uh, sponges. Sponges, you would be more familiar with this word, sponge, or Scypha or Cycon. Now today we would be discussing about the reproduction and development in Scypha. अब स्पॉन्जेस या स्काइफा मैंने बताया था सिसाइल थे, दे डिड नॉट मूव, वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होकर रहते हैं. अब यहाँ पे स्काइफा में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है. एक ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मुख्यतः दो प्रकार से संपन्न होता है ये. फर्स्ट इज थ्रू बडिंग, सेकेंड इज थ्रू रीजेनरेशन. यहाँ पर जैम्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसा कि हम देखते हैं ओबिलिया में जैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलिप मेडूसा स्टेज होती है. यहाँ पर जैम्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा स्काइफा में. अब हम चलते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट जो था वो था बडिंग. बडिंग जब समय अनुकूल होता है, मीन्स फेवरेबल टाइम जब होता है, मीन्स वाटर, फूड, शेल्टर सब चीज़ प्रोवाइडेड होती है स्काइफा के लिए, तब स्काइफा बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं. जो मेन प्लांट होता है जो कि अर्न लाइक या सिलेंडर लाइक होता है, उसकी साइड में बेस की तरफ एक छोटी सी बड अपीयर होना शुरू कर जाती है और वो धीरे धीरे बढ़कर बड़ा साइज़ ले लेती है, एडल्ट साइज़ ले लेती है, जो कि वो स्काइफा होता है. थोड़े दिन में ये स्काइफा टूटकर अलग एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कर लेता है. इस जो बड ग्रो करती है स्काइफा के बेस से, जो मेन बेस था पेरेंट स्काइफा जो था, उसके बेस से जब ये बड अराइज करती है तो इसके फ्री एंड पर ऑस्क्यूलम डेवलप हो जाता है. और जो फ्री एंड होता है वो अपर एंड होता है, नीचे से तो वो अटैच रहती है मेन एडल्ट पेरेंट स्काइफा से. ऊपर फ्री एंड जो होगा वहाँ पर ऑस्क्यूलम डेवलप हो जाता है और ये कुछ समय तक जो पेरेंट स्काइफा है उससे अटैच रहती है. धीरे धीरे इसमें भी और बडिंग होने लग जाती है और एक कॉलोनी के जैसा इसका फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स बहुत सारे बड्स राइज हो जाएंगे और बाद में थोड़े समय बाद ये अपने पेरेंट स्पॉन्ज से ये अलग हो जाते हैं और दूसरी जगह अटैच हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस करते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि बडिंग से एक नए इंडिविजुअल स्पॉन्ज का डेवलपमेंट हो जाता है. दूसरा प्रोसेस था रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब जैसे कि आपने पहली क्लासेस में या कभी दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा कि रीजनरेशन कुछ बॉडी पार्ट अगर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ से अनदर सेम पार्ट डेवलप्स, तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं. सभी स्पॉन्जेस इंक्लूडिंग साइफा, इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. दे पोजेस अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. ये वाली स्पॉन्जेस जो इनके पार्ट्स लॉस्ट हो गए या कोई दूसरा एनिमल शिकार कर देता है या कभी चोट लग जाती है या कभी किसी कारणवश जो इनका बॉडी पार्ट लूज़ कर जाते हैं, टूट जाता है, तो बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एक दूसरा न्यू स्पॉन्ज में ग्रो कर सकते हैं. ऑल्दो दिस प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज़ वेरी स्लो और कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके कहीं ये एक न्यू स्पॉन्ज या स्काइफा का डेवलपमेंट होता है. तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बडिंग और रीजनरेशन टू मोड्स हैं या दो माध्यम हैं जिनके वजह से स्पॉन्ज न्यू स्पॉन्जेस का एडिशन होता रहता है. नाउ वी कम टू दी
Sexual mode of reproduction which is seen in Psychon. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हम बताएंगे कि स्काइफा हर्माफ्रोडाइट है, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेम एनिमल. हर्माफ्रोडाइट मीन्स मोनोशियस होंगे, या हम ये कहेंगे मोनो मीन्स वन, मतलब कि एक ही एनिमल जो होगा, एक ही जो स्पॉन्ज है या साइकॉन है, उसी एनिमल के अंदर उसकी बॉडी में बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड. ऑल्दो जैसा कि हमें पता है, अभी हम लोअर फॉर्म्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं और पॉरीफेरा को बिलोंग करता है साइकॉन. ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है. यहाँ पर इसमें डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स या गोनैड्स नहीं पाए जाते कि हम इसको कह दें कि ये टेस्टिस है या ओवरी है या ये मेल एनिमल है फीमेल एनिमल. इस तरह से ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता, इसमें कोई गोनैड्स नहीं पाए जाते. स्पर्म्स और ओवा का प्रोडक्शन जरूर होता है. आर्कियोसाइट्स या कोआनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनसे स्पर्म्स और ओवा का प्रोडक्शन होता है. और ये गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये दे अपीयर व्हेन देयर इज चेंज इन द वाटर टेम्परेचर. फोटो पीरियड मीन्स जितनी आपकी लाइट पेनिट्रेट कर रही है इन द वाटर, या सेलुलर रिग्रेशन हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ द स्पॉन्ज. तो उस इन कंडीशंस में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है. जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. नाउ वी सी द मैकेनिज्म्स कि किन किन प्रोसेस से स्पर्म्स एंड ओवा का प्रोडक्शन होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले हम चलेंगे द प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. कोआनोसाइट्स होते हैं, उनके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. कोआनोसाइट्स क्या करते हैं, जो इनकी एंटायर रेडियल कैनाल होती है, जो कि एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, वो उसमें से इनका कॉलर हट जाता है, और जो एंड फ्लैजिला जो होते हैं, कॉलर और फ्लैजिला हट जाता है, गिर जाता है, और वहाँ पर उसकी जगह क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का या स्पर्म मदर सेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. अब स्पर्मेटोगोनिया का जो क्लस्टर होता है वो सेलुलर वॉल से सराउंडेड होता है, जो कि एक स्पर्मेटोसिस्ट या स्पर्मेटिक सिस्ट फॉर्म करता है. स्पर्मेटिक सिस्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं. स्पर्मेटिक सिस्ट के जो फ्लैट सेल्स होते हैं, चपटे सेल्स होते हैं, वो सिंगल स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया या अमीबोसाइट से डेवलप होते हैं. स्पर्मेटोगोनियम कैसे क्या करता है, स्पर्मेटोगोनियम में डिविजन्स होते हैं, मियोसिस द्वारा डिवीजन होंगे, जो कि स्पर्मेटिड्स के प्रोडक्शन में रिजल्ट करते हैं. मैच्योर स्पर्म्स जो होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, और वो एक्स करंट कैनाल जो होती है उसके द्वारा ये वाटर की करंट से या वाटर के फ्लो द्वारा ये बाहर की तरफ चले जाते हैं. और जो वाटर करंट्स होती हैं, ये इनकरेंट कैनाल में दूसरी स्पॉन्जेस की इनकरेंट कैनाल में वाटर फ्लो के साथ साथ ये दूसरे स्पॉन्ज में ये एंटर कर जाते हैं. तो ये तो हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस. अब दूसरा प्रोसेस होगा फीमेल गमीट्स के प्रोडक्शन का, जिसको कि हम कहते हैं oogenesis. oogenesis में क्या होगा, दी एग मदर सेल जो होता है या ओवोसाइट होता है, ये एनलार्ज्ड अमीबोसाइट या आर्कियोसाइट से बनता है. उसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है. ये जो ओवोसाइट है या अमीबोसाइट्स होते हैं, ये ग्रो करते हैं एंड बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं. कैसे फूड कैसे इकट्ठा करेंगे, बाय एनगल्फिंग या फ्यूजिंग विद अदर अमीबोसाइट्स एंड बाय एनगल्फिंग नर्स सेल्स या ट्रोफोसाइट्स को एनगल्फ कर लेते हैं और एक लार्ज साइज में चेंज हो जाते हैं. फिर क्या होगा, मियोटिक डिविजन्स होंगे.
मियोटिक डिविजन्स होंगे, और जब ग्रोथ पीरियड का समापन होगा तो वहाँ उसके बाद ओवम का प्रोडक्शन होगा। और ओवम क्या करेगा? ओवम रेडियल कैनाल की वॉल, जिसको कि मीजोहेल भी कहते हैं, वहाँ पर ये पाया जाएगा, और ये इट इज़ रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ अनदर स्पॉन्ज। तो ये प्रोसेस तो कहलाया oogenesis। अब हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है और oogenesis हो रहा है, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दी स्पॉन्जेस, फ्रॉम दी डिफरेंट सेल्स। अब ये क्या होंगे? वाटर करंट के साथ दे वुड बी रिलीज टू दी outside surrounding water of that sponge, so that along with the water flow they are able to enter the incurrent canals of the other sponges. अब हम इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल ही होगा फर्टिलाइजेशन, या तो क्योंकि जो स्पर्म एंड ओवा दे आर इन दी सराउंडिंग वाटर, वाटर करंट के साथ दूसरी स्पॉन्ज के अंदर एंटर करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, इट वुड नॉट बी एक्सटर्नल। पर एक्सटर्नल मीडियम में स्पर्म एंड ओवा वाटर मीडियम से ही ये एंटर करते हैं दूसरी स्पॉन्जेस में, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स सेम उस पर नहीं, सेम स्पॉन्ज से के मेल एंड फीमेल गमीट्स नहीं फ्यूज़ करेंगे, जबकि ये वाटर करंट के साथ दूसरी स्पॉन्ज में एंटर कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा गया है। जब स्पर्म रेडियल कैनाल, दूसरी स्पॉन्ज की रेडियल कैनाल को रीच कर लेता है, तो वो इट इज़ एनगल्फ्ड, या अक्वानोसाइट्स द्वारा ये एनगल्फ कर लिया जाता है, और जो कि एक राइप ओवम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके द्वारा एनगल्फ कर लिया जाता है। फिर ये जो कोआनोसाइट होता है, ये जो स्पर्म बाहर से जो स्पर्म आया है, दूसरी स्पॉन्ज का जो स्पर्म आया है, उसको ये एग तक ले जाता है, और इस ये जो कैरियर सेल होगा, इसको हम नर्स सेल भी कहते हैं या कैरियर सेल भी कहते हैं। अब जब ये स्पर्म एग तक पहुंच गया, तो वो स्पर्म क्या करेगा? इट लूजेस इट्स फ्लैजिलम, और वहाँ पे जाके जो कैरियर कोआनोसाइट था, वो भी अपना कॉलर ऑफ फ्लैजिलम लूज कर जाता है और अमीबॉइड बन जाता है, एंड ये ओवम की तरफ मूव करने लग जाता है। एंड आफ्टर द कैरियर विद इट्स स्पर्म हैज़ रीच्ड, अब ये कैरियर सेल क्या करेगा? स्पर्म के साथ ये एग के पास पहुंच जाएगा, और वहाँ पर स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये एक फर्टिलाइजेशन संपन्न हो जाएगा, और न्यूक्लियाई ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर कर जाते हैं टू फॉर्म दी जाइगोट। तो ये तो आज हमने स्काइफा का रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पढ़ी कि यहाँ पे दो मोड से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि वो बिकॉज यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट द डायरेक्ट डेवलपमेंट, it is the indirect development, means larval stage is involved in the development from the zygote to the adult sponge। तो अब हम इसका डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आई कॉल ऑफ माई क्लास। आप इसको पढ़िए अच्छे से, मैं इसका PDF शेयर करूँगी आप लोगों से, तो रीड नाइसली और उसको अंडरस्टैंड करो, and take care to draw the diagrams also. Till then I call off my class. Bye.